This call is now being recorded. This call is now taking yours. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनु ठुकराल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निशी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग रेखा पाटवाल जी का पुनः अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ट्रीटाइज 7 पर, और वो है पेरिकार्डियम और ट्रिपल मेरिडियन। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रेखा जी के साथ मैं शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ जी सर, आ गए। स्टार्ट करें? ओके सर, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं ट्रीटाइज 7 के चैप्टर 23 को पेरिकार्डियम के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी, जिसको हम हृदय आवरण भी कहते हैं, मतलब हृदय के ऊपर का आवरण जो कवरिंग होती है। तो ये पेरिकार्डियम मेरिडियन जो है, हमें सबको पता है, ये इन चैनल होता है, इसमें 9 पॉइंट्स होते हैं। और ये पेरिकार्डियम एक्चुअली क्या है, जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका कि एक फुटबॉल है, तो हार्ट के रूप में जो फुटबॉल की जो ब्लैडर है उसको मानेंगे हम, और जो ऊपर का जो होल होता है उसका फुटबॉल का, उसको हम पेरिकार्डियम की तरह मानेंगे कि वो पेरिकार्डियम उस तरह से उसका एक कवर है। तो ये हार्ट को जो है एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है, और ये मेंटल जो हमारे फंक्शंस है उसका कंट्रोलर भी होता है, और सर्कुलेशन फंक्शन का नियंत्रक जो है वो पेरिकार्डियम होता है। जैसे हार्ट जो है मतलब ये 2 तरह के फंक्शन जो है, पेरिकार्डियम हमारा सर्कुलेशन को जो है ठीक करता है, उसका कंट्रोलर होता है। तो एक जो पेरिकार्डियम का हृदय से करीबी संबंध होता है, हृदय का बाहरी आवरण ही पेरिकार्डियम कहलाता है। बाहरी पैथोलॉजिक फैक्टर्स के आक्रमण से ही हृदय की रक्षा करता है, मतलब पैथोलॉजिक फैक्टर मतलब बाहर से जो भी हमारे इंफेक्शन वगैरह जो होते हैं उनसे जो है ये हार्ट की रक्षा करता है। हृदय शरीर का सम्राट होता है तथा पेरिकार्डियम उसका मंत्री होता है। अतः हृदय के बाद यह शरीर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग मतलब माना जाता है। येलो एम्परर क्लासिक में बताया, येलो एम्परर क्लासिक मतलब TCM में बताया गया कि शरीर में 5 इन ऑर्गन्स होते हैं, 6 यांग ऑर्गन्स होते हैं। पेरिकार्डियम को अलग से ऑर्गन, मतलब इसको एक ऑर्गन के रूप में नहीं माना गया, लेकिन इसकी एक मेरिडियन जो है बनाई गई, जिसका जो है TCM के हिसाब से उसका फंक्शंस को बताया गया। पेरिकार्डियम एवं हार्ट के फंक्शन प्राय एक समान होते हैं। मेरिडियन के अनुसार पेरिकार्डियम के मुख्य कार्य निम्नलिखित होते हैं। येलो एम्परर में पेरिकार्डियम को सेंटर ऑफ थोरैक्स कहा जाता है। येलो एम्परर मतलब TCM के हिसाब से इसका अर्थ हुआ कि छाती की अगर कोई भी बीमारी हो तो हम पेरिकार्डियम पे उसका ट्रीटमेंट देंगे। और P6 इज द बेस्ट पॉइंट फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू चेस्ट। तो P6 सबको पता है डिस्टल पॉइंट है, ये दूरस्थ बिंदु जिसको हम बोलते हैं। तो ये अगर चेस्ट की कोई प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड, तो हम P6 पर उसका मतलब उपचार करेंगे। व्यक्ति के दूसरों से संबंधों पर पेरिकार्डियम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतः व्यक्ति के दूसरों के साथ संबंधों के कारण आई मानसिक गड़बड़ियों का उपचार भी पेरिकार्डियम मेरिडियन पर ही किया जा सकता है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि अगर जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में बहुत ज्यादा तनाव है और वो एक प्रकार से डाइवोर्स लेने तक की स्थिति में आ गए हैं, अगर हम उस समय जो है पेरिकार्डियम के पॉइंट्स उनको दोनों को ही एक साथ लगाएं, तो उनके बीच का जो है, जो उनके बीच में मानसिक रूप से जो उनकी मतलब उनके डिस्टेंस जो उनके दिमाग में आ रहा है वो ठीक हो सकता है, और उनके रिलेशन ठीक हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ, ये हम और किसी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे भाई बहन के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, 2 भाइयों के बीच में आ रही है, या किसी फ्रेंड के साथ हमारा आ रहा है, तो इसको उस समय भी हम पेरिकार्डियम मेरिडियन पे काम कर सकते हैं। एक्सटीरियर हीट को आक्रमण के साथ इंफेक्शियस डिजीज होने पर पेरिकार्डियम मेरिडियन पर उपचार करने से लाभ होता है। मतलब अगर बाहर से हमारा हीट का आक्रमण हो गया है बॉडी पर, तो मतलब पेरिकार्डियम हार्ट पे, तो उसका भी वहां पे अगर इन्फेक्शन आ गया है तो वहां भी हम पेरिकार्डियम मेरिडियन पे इसका ट्रीटमेंट करेंगे।
पेरिकार्डियम टाइप्स ऑफ डिजीज, अब किस प्रकार की बीमारियां होती है पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियम डिफिशिएंसी टाइप की जो है उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो है सैडनेस, डिप्रेस मूड, इंसोमेनिया, रिजिडिटी ऑफ इम्पोर्टेंस, सेक्सुअल इंडिफरेंस, वर्टिगो, और उसके बाद है पार्टिसिपेशन, एंजाइटी, डिप्लीटेड फ्रेल पल्सेस। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है ये हमारे लो ब्लड प्रेशर के भी है। जैसे हम देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर में उदासी, सबसे पहले उदासी आएगी, उसके बाद जो है डिप्रेस हो जाएगा मूड, उसके बाद उसको नींद नहीं आएगी, या फिर उसके अंदर जो है इम्पोर्टेंसी हो जाएगी, मंद कामुकता हो जाएगी, या फिर यौन संबंधी इच्छाएं नहीं होंगी, और वर्टिगो मतलब इसको चक्कर आएंगे, या फिर पसीना बहुत ज्यादा आएगा, या एंजाइटी होगी मतलब घबराहट होगी। डिप्लीटेड फेल पल्स मतलब रिक्त नर्व्स, मतलब अगर उसको नर्व्स को उसके पल्स को अगर हम चेक करेंगे तो पता चलेगा वहां पे ऐसा लगेगा जैसे है ही नहीं। तो इसके लिए ये लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिसको हम नोट कर सकते हैं। P6, GV25, 26, SP6, K3, 7, लीवर 13, UV15, S7, SP4, ये सारे के सारे टोन होंगे, और ये न्यू मॉडर्न एलोपैथी सिस्टम में इसको लो ब्लड प्रेशर की स्थिति भी ये कहलाती है। पेरिकार्डियम एक्सेस एनर्जी, अब वो तो हमने डेफिशिएंसी टाइप में देखा, इसमें हम एक्सेस टाइप पे देखेंगे कि अगर पेरिकार्डियम में एक्सेस हो गई एनर्जी तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। इसमें गहरी लाल जीभ हो जाएगी, उत्तेजना बढ़ जाएगी, एजिटेशन हो जाएगा, सडन चेंज फ्रॉम लाफ्टर टू क्राइम, मतलब पेशेंट जो है अचानक हंसते हंसते रोने लग जाएगा, या फिर ऑब्सेस बिहेवियर, एक बात पे आ जाना, मतलब मैं ही जो कह रहा हूँ वही सही है, ऐसी भावना उसके अंदर आ जाएगी। पैल्पिटेशन, धड़कन उसकी बहुत बढ़ जाएगी। हीट सेंसेशन इन थॉरेक्स, उसको छाती में बहुत ज्यादा गर्मी की मतलब महसूस होगा, या फिर कोमा की स्थिति भी आ सकती है, बेहोशी की स्थिति आ सकती है, या फिर फ्लडिंग पल्स। फ्लडिंग पल्स मतलब जो हम पल्स को अगर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि वो बहुत तेजी से बह रही है, मतलब बहुत तेज हो रही है पल्स। तो इसमें जो है इन्होंने पॉइंट्स बताए जो हमारे ये P3, P7, P8, UB14, SP6, ये सारे के सारे जो है, इसमें SP6 को जो है हम टोन करेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स इसमें जो है हमारे शेडेड होंगे। तो P3 क्या है, ये वाटर पॉइंट है, P7 अर्थ पॉइंट है, P8 फायर पॉइंट है, और UB14 जो है बैक्सू पॉइंट है पेरिकार्डियम का, और SP6 जो है ये डिस्टल पॉइंट है। जैसे हमने देखा था P6 डिस्टल पॉइंट था, दूरस्थ बिंदु, वैसे ही SP6 जो है ये डिस्टल पॉइंट है पेल्विक ऑर्गन का, और ये लीवर, किडनी, SP का जो है जंक्शन पॉइंट भी कहलाता है ये। और इसके बाद है इनबैलेंस बिटवीन पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर, अगर इन पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर के बीच में इनबैलेंस आ जाता है, मतलब उनके बीच में कोई कमी आ जाती है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो पेरिकार्डियम डेफिशिएंट एंड ट्रिपल वार्मर एक्सेस। पहली सिचुएशन ये है कि पेरिकार्डियम जो है डेफिशिएंट हो गया और ट्रिपल वार्मर जो है एक्सेस हो गया, तो उस समय कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। स्टिफ नेक होगा, गर्दन की जो गर्दन जो है वो अकड़ जाएगी, और इसमें जो पॉइंट्स लगेंगे P7 टोन, TW5 ये सेडेड होगा, तो यहाँ पर जो है P7 अर्थ पॉइंट है ये, और ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है ये, और TW5 जो है इसमें बियो कनेक्टिंग पॉइंट है ये, विद पेरिकार्डियम मेरिडियन से जो गर्मी को बाहर निकालेगा और ऊर्जा के प्रभाव को जो है सामान्य करेगा। तो इस तरह से हम अगर स्टिफ नेक हो रही है तो उसमें इस पॉइंट लगा करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके बाद है पेरिकार्डियम एक्सेस एंड ट्रिपल वार्मर डेफिशिएंट। ऊपर तो हमने देखा था कि पेरिकार्डियम डेफिशिएंट हुआ था, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर पेरिकार्डियम एक्सेस हो गया और ट्रिपल वार्मर डेफिशिएंट हो गया तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। तो यहाँ पर सिम्टम आएगा पेन इन हार्ट, हार्ट में जो है पेन शुरू होगा इसमें, तो यहाँ पर हमारे P6 को सेडेट करेंगे। P6 जो है हमारा हमने अभी पढ़ा डिस्टल पॉइंट है चेस्ट का, तो ये इनर पास पॉइंट भी है, तो इस सिर्फ 1 पॉइंट से ही हम इसको मतलब सेडेट करके इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ब्लॉकेज ऑफ हार्ट ऑर्फिसिस, अगर ब्लॉकेज आ गई है, हार्ट ऑर्फिसिस का मतलब होता है वाल्व की जो दीवार, जो द्वार होते हैं, मतलब जो वाल्व होते हैं हमारे, हमने हार्ट के चैप्टर में पढ़ा था, जितने भी हमारे वाल्व हैं उन पेल्स का, तो उनके वाल्व में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, मतलब वो छोटे हो रहे हैं या उनका साइज कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें क्या आ सकता है कि आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, जो धमनियां हैं, जो धमनी की दीवारें हैं वो मोटी हो जाएंगी, या ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में परेशानी होगी। तो यहाँ पर अगर ब्लॉकेज आ रही है हार्ट के वाल्व में तो वहां पे हमारे पॉइंट्स आएंगे P4, P7, P9, S6, S7, LU9, सारे के सारे हमारे सेडेड होंगे। तो यहाँ पे P4 जी क्लेफ्ट पॉइंट है जो एक्सेस हीट को बाहर निकालेगा, और
P7 जो है वुड पॉइंट है, ये पेरिकार्डियम का जिंगल पॉइंट भी है। P6 जो है जी क्लेफ्ट पॉइंट है, बैलेंस करा हुआ बॉडी फ्लूइड्स को। S7 जो है अर्थ पॉइंट है, ये ब्लड को बढ़ाएगा। और LU9 जो है ये भी अर्थ पॉइंट है, और ये ऑर्गन पॉइंट भी है, और ये कनेक्टिंग विद LU7 के साथ जो है कनेक्ट करता है ये। और PH जो ये जो है इसके बाद जो है ये सारे पॉइंट्स अगर हम सेडेट कर देते हैं तो हमारे जो प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो धमनी की दीवारें हैं वो मोटी हो रही हैं, उनमें जो है हम इसको ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटिंग टू पेरिकार्डियम मेरिडियन। नहीं अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पढ़ाना हाँ जी सर। पढ़ाना ये हाँ हाँ, थोड़ा बता देती हूँ मैं, बहुत अच्छे पॉइंट है ये। टाइम मिल जाएगा सर, बता दूंगी मैं। ये कुछ फार्मूले हैं पेरिकार्डियम मेरिडियन में, जिनको हम यूज करके बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। जैसे ब्लडी फेसिस है, रक्त मल में अगर रक्त आ रहा है, P37 TW4 इसको यूज करेंगे हम। और इसमें जो है P3 वाटर पॉइंट है, TW4 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, और इसमें जो है इनको हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में ये नहीं बताया गया कि इनको सेडेट करना है या टोन करना है, तो हम मटर दाना लगा करके भी या मेथी दाना लगा करके भी हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। और सेकंड है, जैसे अब मैं बीच बीच में बता देती हूँ जो जो जरूरी है। जैसे पेन इन चेस्ट, अगर छाती में दर्द हो रहा है तो P3 P6 P7 इसको यूज करेंगे। इसमें P3 मैंने अभी बताया वाटर पॉइंट, P6 डिस्टल पॉइंट है, और P7 जो है हमारा अर्थ पॉइंट है। और इसमें अर्थ पॉइंट को जो है हम P7 को सेडेट भी कर सकते हैं इसमें। और पेन इन सेंटर ऑफ बॉडी, अगर पेन बॉडी के सेंटर में अगर कोई दर्द हो रहा है तो P3 UB17 UB23। और उसके बाद है रिमेटाइड माइकोकार्डियस कार्डियटिस, मतलब इसमें जो है इन्फ्लेशन होता है, हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें पेन होता है। तो वहां पर, जिसको आम बात संबंधी हृदय पेशी का प्रदाह कहते हैं, मतलब हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें अगर पेन हो रहा है, उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वहां पे P3 P5 P6 H8 को यूज करेंगे। और अगर हमारे मतलब बलगम में अगर ब्लड आ रहा है तो P4 Li11 TW8 को यूज करेंगे। और अगर हमें नींद और हमारी पैल्पिटेशन जो है हमारी सही नहीं है, वो ठीक, पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो P4 SP6 H7 यूज होगा। और हार्ट पेन में इस पॉइंट को सब यूज अपना नोट भी कर सकते हैं कि P4 P6 P7 H6 लीवर 3, ये लीवर 3 सबको पता है अर्थ पॉइंट है ये। और P8 जो है फायर पॉइंट है, इसको यूज करेंगे। रूमेटाइड हार्ट ग्रुप, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके रूमेटाइड मतलब इसके अंदर कोई उसका आम बात हो रहा है, तो वहां पे 2 ग्रुप दिए इन्होंने, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 को यूज करेंगे पहले हम P3 P4 P8, और अगर उससे आराम नहीं आएगा तब हम सेकंड ग्रुप को यूज करेंगे P3 4 5 6 और H8 को। तो H8 सबको पता है फायर पॉइंट है, यहाँ पे P8 फायर पॉइंट है, लीवर 3 जो है यहाँ पे अर्थ पॉइंट है। तो इन सबको यूज करके हम जो हार्ट में पेन है उनको मतलब इसमें आराम दे सकते हैं। अब मलेरिया में क्या है, यूबी, इसमें P5 UB11। तो UB11 जो है ये ट्रीट विंड डिजीज को जो है ट्रीट करता है, और कोल्डनेस को ठीक करता है ये, जो मतलब हॉटनेस जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको कम करता है। तो सडन इंसेंसिटिव, एकाएक अगर कोई पागल हो गया है तो P5 Li4 Si3। और इसके बाद है हाइपो एंजाइना, जैसे एक्टोरियस, मतलब हृदय में अगर सूल आ रहा है, हृदय में दर्द हो रहा है, ये भी एक मतलब डेंजरस स्थिति हो जाती है कि उस समय हम क्या करें। P6 P5 UB15 17 ST36। यहाँ पे ST36 जो है हमारा, ये हमारा डिस्टल पॉइंट भी है, और ये हमारा होम्योस्टैटिक पॉइंट भी है, बैलेंस करता है बॉडी के टेम्परेचर को। और पेन इन फुलनेस इन चेस्ट एंड हाइपोकार्डियम, पेट की गर्मी का, हाइपोकार्डियम मतलब होता है जो हमारे रिब से जो नीचे जो कोख जिसको बोलते हैं, उसमें जो है अगर ऊपरी भाग में अगर फुलनेस सारी, मतलब जैसे ऐसा लगा कि भरा भरा सा लग रहा है या अफारा जैसा हो रहा है, तो वहाँ पे P6 लीवर 2 13 एंड 14 को यूज करेंगे। जो यहाँ पे लीवर 2 फायर पॉइंट होगा, और लीवर 13 फ्रंट 2 पॉइंट है स्प्लीन का, और लीवर 14 जो है फ्रंट 2 पॉइंट है लीवर मेरिडियन का। तो इसको यूज करके हम प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है हाइकअप। हाइकअप मतलब हिचकी, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, इसमें हमें समझ नहीं आता क्या करें। तो वहाँ पे हम P6 CV 22 को जो है अगर हम उसमें मटर दाना लगा लें और ओरिजिनल पे,
तो जो हिचकी है उससे भी हमें आराम आ जाता है। C22 क्योंकि हमें पता है यहाँ पे रेस्पिरेशन को जो है वो ठीक करता है, और ये लियो कनेक्टिव पॉइंट भी है स्टोमक के साथ। तो ये जो है P6 डिजिटल पॉइंट है, तो इसको हम अपना नोट कर सकते हैं अलग से, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार समझ नहीं आता उसमें हम क्या करें। अब जैसे पेट में दर्द है, गांठ है, P6 K6, तो K6 टॉक्सिन को बाहर निकालता है ये। इसमें हम K6 में अगर हम ब्लैक कलर भी लगा ले तो उससे भी हमें आराम आ जाता है। उसके बाद है छाती में घुटन लगाना। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे घुटन हो रही है और हमें बंद जगह पर जो है ये प्रॉब्लम, कई बार लिफ्ट वगैरह में भी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी, तो वहाँ पे P7 T8 को यूज करेंगे। T7 अर्थ पॉइंट है, T8 हमारा फायर पॉइंट है। उसके बाद कई बार सांस से दुर्गंध आती है तो P7 GV26 को यूज करेंगे। GV26 सबको पता है कि ये है एस्टी और स्प्लीन की ऊर्जा को जो है बैलेंस करता है। और ये कई बार जो है बेहोशी के, जब कई अचानक कोई बेहोश हो गया तो उस समय भी हम इसको यूज करके पेशेंट को होश में ला सकते हैं। ये हमारी लिप्स के अंदर होता है, ये नाक के नीचे अंदर की तरफ होता है GV26। तो पहले जमाने में यहाँ पर हम कहते थे ना कि बेहोश हो गया ये, या मिर्गी का दौरा पड़ गया, तो वहां पे जूता सूंघाते थे। एक्चुअली जूता नहीं सुंघाया जाता था, जूते की नोक होती थी उस समय, उससे वो पॉइंट दब जाता था, जिससे जो है वो आराम आ जाता था। तो अब क्योंकि TCM से हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता चल रहा है इसकी अहमियत का, तो GV26 को यूज करके हम ये जो सांस में जो दुर्गंध आ रही है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन से बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो यहाँ पर हम P7 TW5 T6 TW6 को यूज करेंगे। तो ये भी इसमें मटर दाना लगा करके हम प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और इंसोमेनिया है, इंसोमेनिया मतलब एक खसरा की बीमारी होती है। खसरा मतलब जिसमें पानी जैसे छाले हो जाते हैं, और ये पहले बहुत ज्यादा होता था। तो P7 8 UB12 Li11 Si9 इसको यूज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब तो इसके टीके वगैरह लगने लगे हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले ये हर बच्चे को होता था। इंसोमेनिया है P7 G20 यिनटांग। यिनटांग का मतलब होता है आज्ञाचक, जहाँ पर हम महिलाएं जो है बिंदी लगाते हैं, उस पे प्रेशर पॉइंट दे करके भी हम इंसोमेनिया की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अब ये है पेशाब में रक्त आना, P7 CV4 जो है हमारा फ्रंट टू पॉइंट है SI का, तो इसको CV4 को यूज करेंगे हम अगर रक्त आ रहा है तो। जॉन्डिस की स्थिति में जो है, क्योंकि जॉन्डिस क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है शरीर के अंदर, तो इसमें हम P8 और SI3 को यूज करेंगे। P8 जो है हमारा फायर पॉइंट है और SI3 वुड पॉइंट है इसको। तो ये जो है उसकी बैलेंस करेगा बॉडी के टेम्परेचर को। डायबिटीज में है P8 SI3 LU3, इनको यूज करेंगे। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसको हम मटर दाना लगा करके यूज कर सकते हैं। और टाइडल फीवर मतलब अगर शाम के समय जो बुखार आता है उसमें हम P8 LU10 K3 हमारा अर्थ पॉइंट है इसमें। और उसके बाद है हमारा वात घात, जिसमें अंग जकड़ जाए, टेंस टाइप मतलब जो विंड स्ट्रोक आता है, उस समय जो है अगर जब सारे शरीर अकड़न हो जाती है पूरी बॉडी में, तो P8 ST40 Li3 GV26 इसको यूज करेंगे। और जीभ की जड़ में सूजन है एवं दर्द, अगर जीभ जो है बहुत ज्यादा सूज गई है, जड़ मीन्स अंदर का जो हिस्सा है वो ज्यादा सूज गया है और उसमें दर्द भी हो रहा है, तो हम P6 CV23 को यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पेरिकार्डियम का लेसन समाप्त होता है। अब है चैप्टर 24 ट्रिपल वार्मर। ये यांग चैनल है, 23 पॉइंट्स इसमें होते हैं, और ये पूरी बॉडी की गर्मी को कंट्रोलर होता है एक प्रकार से। हमें पता है कि ट्रिपल वार्मर मतलब हमारी बॉडी को 3 भागों में बांटा गया है, अपर वार्मर, मिडल वार्मर एंड लोअर वार्मर। ट्रिपल वार्मर हैज नो फॉर्म इन द बॉडी बट हैज नेम एंड फंक्शन। सबको पता है कि इसका कोई फॉर्म नहीं है, मतलब कोई ऑर्गन के टाइप रूप में नहीं है, लेकिन इसके फंक्शन को मतलब TCM में माना गया है। ट्रिपल वार्मर इज वन ऑफ द 6 यंग ऑर्गन। ये ऑर्गन इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बारे में हमने अभी भी पढ़ा, वो ये ऑर्गन है इसका, और ये हमारा ट्रिपल वार्मर ये है, एक यंग ऑर्गन है। तो इट हैज 3 डिविजन, अपर वार्मर, मिडिल वार्मर, लोअर वार्मर। इसके 3 डिवीजन करेंगे बॉडी को, ये एक ऊपर का, एक बीच का और एक नीचे का। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन इज एंडोक्राइन मेरिडियन। एंडोक्राइन मेरिडियन के बारे में हमने BHP में भी पढ़ा कि शरीर में जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, ये हार्मोन्स जो हमारी बॉडी रिलीज करता है उसको पूरे ऑर्गन्स में जो है फैलाती है। अकॉर्डिंग टू पार्क व्यू, ट्रिपल वार्मर जी स्पाइन, इसको एक स्पाइन के रूप में भी माना गया है। जिस प्रकार से स्पाइन में जो है आदेशों का जो है हमने पढ़ा था BHP में भी,
कि किस तरह से आदेश हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ जाते हैं और ब्रेन से हमारे बॉडी की तरफ आते हैं। तो पार्क जी ने इसको ट्रिपल वार्मर को स्पाइन की तरह भी माना है। अकॉर्डिंग टू येलो एम्पर मतलब टीसीएम के आधार पे द ट्रिपल वार्मर इज द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द इरिगेशन एंड इट कंट्रोल्स द वाटर पैसेजेस। उन्होंने ट्रिपल वार्मर को एक ऑफिशियल इंचार्ज के रूप में माना, जो इरिगेशन के जितने भी पैसेज होते हैं, मतलब हमने देखा होगा कि एक बांध बना दिया जाता है, उसमें से नहरें निकाली जाती है और चारों तरफ सिंचाई की जाती है। तो उसका उसी प्रकार से हमारी बॉडी में जितने भी हमारी की जा रही है उन सबको कंट्रोल करने का काम ट्रिपल वार्मर में टीसीएम में इसको बताया गया है। ट्रिपल वार्मर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ की एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन। क्योंकि जो ट्रिपल वार्मर कंट्रोल करता है मूवमेंट को, जो हमारी की जा रही है वो अलग अलग प्रकार की, जैसे हमें पता है कि लंग्स की है या फिर स्प्लीन की है, किडनी की है, हार्ट की है, पेरिकार्डियम की है, ये सारी की सारी जो अलग अलग प्रकार की बनाती हैं। जैसे लंग्स की है, जैसे डिफेंसिव की बनाती है, और स्प्लीन है हमारी न्यूट्रिटिव, स्प्लीन जो है हमारी न्यूट्रिटिव की बना रही है। इसी तरह से और जितनी भी प्रकार की है उन सबके मूवमेंट को कंट्रोल जो है हमारा ट्रिपल वार्मर करता है। द अपर वार्मर लेट्स आउट एंड डायरेक्ट द डिफेंसिव की ऑफ द टू द लंग्स। जो अपर वार्मर है वो जो हमारी डिफेंसिव की जो निकल रही है उसको निकालता है और चारों तरफ उसको भेजता है, डायरेक्शन देता है उसको। द मिडल वार्मर लेट्स आउट एंड डायरेक्ट द न्यूट्रिटिव की टू द ऑर्गन। तो मिडल वार्मर जो है हमारे जो हमारी न्यूट्रिटिव की बन रही है, न्यूट्रिटिव की हमारी स्प्लीन स्टोमक स्प्लीन से बन रही है, तो उसको जो है निकालेगा और चारों तरफ उसको उसका जो है डायरेक्शन के हिसाब से उसको उनको कंट्रोल करके भेजेगा। द लोअर वार्मर लेट्स आउट एंड डायरेक्ट द बॉडी फ्लूइड टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो लोअर वार्मर है वो हमारे, क्योंकि हम जितने भी हमारी बॉडी के टॉक्सिन वगैरह हैं उनको जो है नीचे की तरफ भेजेगा और यूरिनरी ब्लैडर में भेजेगा, उससे बाहर निकलेंगे, उसको डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को जो है कंट्रोल करता है, मतलब वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक प्रकार से उसको उनको आदेश देता है। An impairment of the triple valve function and appear as blockage of the various types of key or body fluids in the upper valve, middle valve और lower valve as follows। तो जो अगर ट्रिपल वार्मर के किसी भी फंक्शन में अगर कोई उसकी एबिलिटी में गड़बड़ होती है तो उसकी वजह से जो है ब्लॉकेज आ सकती है उस की में और बॉडी फ्लूइड्स में। तो ये जो तीनों प्रकार के वार्मर हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे हमारी बॉडी के जो कंट्रोल करने की जो उसकी ताकत है वो कम हो जाती है। कैसे आएगी ये? ए ब्लॉकेज ऑफ डिफेंसिव की इन द अपर वार्मर कॉज्ड बाय एन इम्पेयरमेंट ऑफ द लंग्स डिस्पर्सिंग फंक्शन वुड इन टर्न कॉज स्नीजिंग। अब जैसे लंग्स की जो अगर उसकी एबिलिटी कम हो रही है और उसको जो है ट्रिपल वार्मर को उसको ढंग से उसका कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा कि ट्रिपल उसकी वजह से स्नीजिंग शुरू हो जाएगी, मतलब छींकें आना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से अगर ब्लॉकेज ऑफ न्यूट्रिटिव की इन द मिडल वार्मर कॉज बाय एन इम्पेयरमेंट ऑफ द स्प्लीन फंक्शन, अगर इन जो स्प्लीन फंक्शन के अगर उसमें उसकी एबिलिटी में कोई कमी आ रही है तो उसकी वजह से जो है जो ट्रिपल वार्मर है वो उसको क्या होगा, उसमें जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन शुरू हो जाएगा, मतलब पेट में जो है दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम ट्रिपल वार्मर ढंग से नहीं कर पाएगा तो उससे पेट में रिटेंशन हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से पेट में दर्द। क्योंकि हमें पता है कि स्प्लीन जो है हमारा जो हमारा भोजन का सत्व है वो ऊपर को भेजती है और स्टोमक जो है नीचे को भेजता है। अब वहां पे अगर मिडिल वार्मर सही से काम नहीं कर पा रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो पेट में दर्द या रिटेंशन वहां पे शुरू हो जाएगी या फिर कंट्रोलक्शन भी हो सकता है यहाँ पर। A blockage of body fluids in the lower valve caused by impairment of the urinary bladder function of key transformation would in turn cause retention of urine। और इसी तरह से अगर लोअर वार्मर के किसी उसकी कोई एबिलिटी में कोई गड़बड़ हो रही है और उसको लोअर वार्मर को नहीं सही कर पा रहा है तो जो वहां पर टॉक्सिन वगैरह जो बाहर निकलने चाहिए वो रुक जाएंगे और वहां पे जो है ढंग से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, वहां पे किडनी फंक्शन और यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों ही वार्मर जो है अपनी अपनी जगह पर कंट्रोल करते हैं इन चीजों के, जो जितने भी ऑर्गन अपर वार्मर, लोअर वार्मर, मिडिल वार्मर में आ रहे हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं और पूरी बॉडी के जो है सही तरह से उसका कार्य को सुचारू रूप से करवाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थ्री डिवीजन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द डायफ्राम टू द हेड इज द अपर वार्मर। अब कैसे हम बताएंगे कि कौन कौन सा हिस्सा है? तो अपर वार्मर में हमारा जो है डायफ्राम से ऊपर हेड का पूरा हिस्सा जो है वो आएगा। बिटवीन द डायफ्राम एंड द अम्बिकुलस इज द मिडल वार्मर
अब डायाफ्राम से लेकर के हमारी जो नाभि है उसके उसको हिस्सा हमारा मिडल वार्मर कहलाएगा। बिलो दी अम्बिकुलस इज द लोअर वार्मर। अब जो नाभि से जो नीचे का हिस्सा है वो जो है हमारा लोअर वार्मर कहलाएगा। अब अपर वार्मर में कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स आएंगे? अपर वार्मर में हार्ट, लंग, पेरिकार्डियम, थ्रोट, हेड एंड अपर आर्म। हाथों का ऊपर का हिस्सा हो गया, सिर हो गया, हमारा गला हो गया, पेरिकार्डियम, लंग्स और हार्ट, ये हमारा अपर वार्मर में हो गया। मिडिल वार्मर इंक्लूड स्टोमक। अब मिडिल वार्मर में हमारा स्टोमक होगा, स्प्लीन होगा, गॉल ब्लैडर एंड मिडिल आर्म, हाथों का बीच का हिस्सा हो गया। और लोअर वार्मर में हमारा लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। इसमें जो है एक स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं लिखा गया है, तो ये भी हमारा लोअर वार्मर में आएगा। और जो लोअर आर्म्स हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, लोअर आर्म वाला हाथों का नीचे का हिस्सा और पैरों का नीचे का हिस्सा, ये भी हमारा लोअर वार्मर में आएगा। तो इस तरह से तीनों वार्मर्स के ऑर्गन्स जो हैं ये बताए गए हैं कि किस वार्मर में कौन कौन से ऑर्गन यूज होंगे, मतलब आप इनके ऊपर वो कंट्रोल करेगा। वास्तव में ट्रिपल वार्मर शरीर के यहाँ ध्यान दिला दीजिए, गॉल ब्लैडर आ रहा है मिडिल वार्मर में, और हाँ लीवर जो आ रहा है हमारा लीवर आ रहा है लोअर वार्मर, लोअर वार्मर में। हाँ जी सर। और एसआई के बारे में इन्होंने नहीं लिखा गया, वो हम वो भी इसी में वो नीचे भी वाले हमारा लोअर में, हाँ लोअर में ही आएगा। वास्तव में ट्रिपल वार्मर शरीर के ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचले भाग में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण के कार्य को नियंत्रित करता है। यह ऊर्जा के उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है तथा इस कार्य के लिए जरूरी हार्मोनों, पाचक द्रवों आदि का निर्माण, नियंत्रण, संग्रहण एवं स्राव कराता है। इसलिए इसे एंडोक्राइन मेरिडियन कहा जा गया है। यह शरीर के ऊपरी, मध्य एवं निचले भाग के तापमान का भी नियंत्रण करता है, इसलिए इसे ट्रिपल वार्मर कहा गया है। शरीर के ऊपरी, मध्य एवं निम्न भाग के ऑर्गन कार्यों के संपादन के लिए आए ब्रेन के आदेशों का अनुपालन कराने का कार्य ट्रिपल वार्मर करता है। अब हमने ट्रिपल वार्मर को एक प्रकार से स्पाइन भी बोला है टीसीएम में। तो इसके अनुसार जिस तरह से ब्रेन जो है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को आदेश देता है या फिर बॉडी के ऑर्गन से आदेश लेता है, उसी प्रकार से ट्रिपल वार्मर हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये एंडोक्राइन मेरिडियन इसको भी कहा गया है, ऊपर नीचे बीच के सबके टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा और वहां पर जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके कार्यों का जो है सही तरह से कार्य करवाने का काम करता है। मतलब एक प्रकार से कंट्रोलर है ये। तो सबके कार्यों पर नियंत्रण करना, किस तरह से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, संग्रहण हो रहा है, उनका वितरण किस तरह से हो रहा है, और उनके हार्मोन्स जो है, पाचक द्रव्य जो है उनका निर्माण होना, उनका जो इकट्ठा करना, उनके से जो स्राव निकलते हैं, जितने सलाइवा वगैरह निकलता है, उन सबको जो है ट्रिपल वार्मर कंट्रोल करता है। ऑर्गन क्लॉक में ट्रिपल वार्मर का समय जो है, इन्होंने टाइम भी बताया गया है कि 9 से 11 बजे के बीच का टाइम जो है ट्रिपल वार्मर का होता है। अब 9 PM to 9:40, अब इसको 3 भागों में बांटा है इन्होंने कि 9 बजे से लेकर के 9:40 तक का जो है ये हमारा अपर वार्मर का, ये 40 मिनट का जो टाइम है वो अपर वार्मर में ऊर्जा जाती है। और 9:40 से 10:10 में ये 30 मिनट का टाइम है, मिडिल वार्मर में होती है। और 10:10 से 11 बजे तक जो है लोअर वार्मर में जो है ये ऊर्जा होती है। और ये शरीर में जब पित्ती उछलती है, मतलब पित्ती हमने देखा है कि एकदम से खुजली स्टार्ट होती है और वहां पे लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं और उससे खतरनाक खुजली होती है, तो उसको अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। एलर्जी की एक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम होती है। तो इसका जो प्रकोप शरीर में आता है तो ये टाइमिंग भी 9 से 11 के बीच में ही होता है। तो इसमें जो है 9 बजे से लेकर 9:40 तक का ये हमारा अपर वार्मर में पित्ती उछलेगी। फिर उसके बाद 9:40 से 10:10 में मिडिल वार्मर में पित्ती एकदम से निकलनी शुरू हो जाएगी। और 10 से लेकर के 11 बजे तक ये लोअर वार्मर, मतलब नीचे वाले हिस्से में हमारे शरीर के, वहां पित्ती उछल जाएगी। तो मतलब ये एक एलर्जी का जो है ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी हो जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि 11 बजे के बाद ये अपने आप ठीक होने लग जाती है। मतलब जब वहां पे ऊर्जा जो है जो बहुत तेजी से जा रही होती है उसको वो एकदम से 11 बजे के बाद जो है वो कम हो जाती है। तो ये इसमें जो है हम इसके लिए एलर्जी के पॉइंट्स भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एडी के जो है 1 to 3 पॉइंट है, लीवर 3 है, TW4 को भी हम इन सबको यूज करके एक साथ हम सबको यूज भी कर करके हम एलर्जी की प्रॉब्लम को, जो हमारी पित्ती उछल रही है, जो खुजली हो रही है, रेडनेस हो रही है, पैचेस बन रहे हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम TW4 के साथ जो है एडी के पॉइंट्स और लीवर 3 इनके पॉइंट्स को भी यूज कर सकते हैं। ट्रिपल वार्मर एंश्योर दैट, क्या गारंटी देता है हमारे को ट्रिपल वार्मर? ऑल दी पैसेजेस इन द ह्यूमन बॉडी आर ओपन। वो
एक प्रकार से करते कहता है कि भी मैं इस सबको कंट्रोल करूंगा, इनको जितने भी पैसे से जा रहे हैं, मतलब जितने भी द्वार चारों तरफ खुल रहे हैं, उसका जो ह्यूमन बॉडी का वो ओपन रहेंगे जब मैं काम करूंगा। दी वेरियस टाइप्स ऑफ की फ्लो स्मूथली, जब ट्रिपल बार ढंग से काम करेगा, उसका कंट्रोल सही होगा, तो फ्लोज भी जो है की फ्लोज भी जो है, मतलब जो की जा रही है, जो ऊर्जाएं जा रही है, वो स्मूथली होंगी। और दी वेस्टेज आर एक्सक्रीटेड प्रॉपरली, जो हमारे टॉक्सिन है वो भी हमारे प्रॉपर तरीके से बाहर निकलेंगे, मतलब वो भी उस शरीर के अंदर से बाहर आसानी से निकलेंगे। तो ट्रिपल वार्मर ये सबकी गारंटी देता है। Each of the three varmas is exchange in charge of particular direct function and particular movement of key. The upper varma is in charge of dispersing and scattering the key in the skin and the muscles of the whole body. तो अपर वार्मर जो है वो इंचार्ज होता है किसका, जो हमारे स्किन का जो है की है, उसकी और मसल्स की जो है, जो होल बॉडी में उसको फैलाने का काम जो है हमारा अपर वार्मर करता है, उसका कंट्रोल उसके अपर वार्मर का रहता है। दिस वर्क इज डन थ्रू लंग्स एंड हार्ट, क्योंकि ये कार्य जो लंग्स और हार्ट करते हैं, तो उस पे कंट्रोल जो है हमारा ट्रिपल वार्मर का रहेगा कि वो इस काम को ढंग से करवाएगा इनसे, लंग्स और हार्ट से। ट्रिपल वार्मर कंट्रोल्स द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिफेंसिव की टू द स्किन। तो स्किन की जो डिफेंसिव की है उसके मूवमेंट पे जो है ट्रिपल वार्मर का जो है कंट्रोल रहेगा। द मिडिल वार्मर इज इन चार्ज ऑफ डाइजेस्टिंग फूड, transporting and in transforming and transporting the food key upward to the lungs and the heart. This work of the digestion, transformation and transportation is done by the stomach and spleen. The triple warmer controls the movement of nutritive key. It ensures that the nutritive key moves in the right direction. तो हमें पता है स्प्लीन स्टोमिक जो है हमारा रोटिंग रैपिंग का कार्य होता है, उसमें जब हम भोजन करते हैं अच्छा सा, तो उससे जो सत मिलता है उससे स्प्लीन की तरफ जाता है वो, और स्प्लीन जो है उससे ब्लड बनाता है, और वही ब्लड जो हमारे लंग्स और हार्ट की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से मिडिल वार्मर के सारे कार्यों का फंक्शन जो है वो मिडिल वार्मर जो है इन सब के फंक्शन को कंट्रोल करके जो हमारी न्यूट्रिटिव की है उसके मूवमेंट को सही डायरेक्शन में जो है मिडिल वार्मर भेजता है। इट एंश्योर दैट द स्प्लीन की गोज अपवर्ड एंड द स्टोमक की गोज डाउनवर्ड। सबको पता है कि स्प्लीन की जो है ऊपर की ओर जाती है और स्टोमक की जो है हमारी वो डाउनवर्ड जाती है। और अगर इसमें कोई मतलब अगर कोई रिटेंशन हो जाता है, तो अगर स्प्लीन की ऊपर को नहीं जा रही है ढंग से, या स्टोमक की का ट्रिपल वार्मर का उसका कंट्रोल नहीं रह गया स्टोमक की ऊपर, तो क्या होगा, स्प्लीन की जो है ब्लड बनाना वो होल्ड नहीं कर पाएगी बॉडी के ऑर्गन्स को, और इससे लूज मोशन शुरू हो सकते हैं। स्टमक की अगर ढंग से नहीं हो रही है तो फिर क्या होगा कि उसमें जो है पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, या फिर जो हमारा भोजन जो है जो नीचे की तरफ को जाना चाहिए वो नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ आएगा, उसमें अफारा वगैरह होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। जी, किसी का कोई अपना बंद कर लीजिए, मेरी माइक बहुत आवाजें आ रही हैं। The lower warmer is in charge of the transformation, transportation, excretion of the fluids and wastage. The lower warmer controls the downward movement of key of the intestines and UV. तो इस प्रकार से जो लोअर वार्मर है वो इंचार्ज होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का और एक्सक्रेशन का, मतलब कि जो उसको ट्रांसपोर्ट का ट्रांसफॉर्मन का मतलब उसको बदलना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, या फिर जो टॉक्सिन वगैरह उनको बाहर निकालना है फ्लूइड्स का या वेस्टेज का, उसका काम जो है लोअर वार्मर का उसका कंट्रोल होता है उस पर। अगर उस पर कंट्रोल जो है नीचे से जो डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट होना चाहिए की का, और इसमें इंटेस्टाइन और यूबी का जो है डाउनवर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर लोअर वार्मर उसको कंट्रोल करके रखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर में सभी प्रकार की ऊर्जाओं के सही दिशा में परिचालन का नियंत्रक ट्रिपल वार्मर में होता है। और ट्रिपल वार्मर की इस कार्य में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो शरीर में की ब्लड और बॉडी फ्लूइड सामान्य रूप से प्रभावित नहीं हो पाते हैं। शरीर में कहीं मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो कहीं बाढ़ आ जाती है और कहीं ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने अभी जैसे बताया कि अगर स्प्लीन सही से काम नहीं कर रही है तो लूज मोशन हो जाएंगे, स्टोमक सही से काम नहीं कर रहा है तो जो है पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, अगर हार्ट और लंग्स पे कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से भी हमारे को जैसे स्नीजिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी या हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ट्रिपल वार्मर सभी ऊर्जाओं को सही दिशा में उनका कंट्रोल करके सही तरह से भेजता है। The triple warmer directs the 5 yin and 6 yang organs, the nutritive and defensive key and the channels, the key of interior and exterior, left and right, upper and lower. If the triple warmer is open, then the interior and exterior, left and right, upper and lower are also open. In this way,
It regulates and irrigates the body. It harmonious इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, लेफ्ट एंड राइट, अपर एंड लोअर। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 5 इन और 6 ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का, उनको डायरेक्शन देने का काम ट्रिपल वार्मर करता है, जिसमें न्यूट्रिटिव की है, डिफेंसिव की है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो अंदर की तरफ भी है, बाहर की तरफ भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, ऊपर नीचे। तो इन सब को जो है ट्रिपल वार्मर खोलता है, उनको जो है अच्छे से कार्य करने के लिए कंट्रोल करता है, उनको आदेश देता है। तो इस तरह से ये जो है रेगुलेट करता है और इरिगेट करता है। मतलब इरिगेट दी बॉडी मतलब जिस प्रकार से सिंचाई होती है उसी प्रकार से चारों दिशाओं में जो है पी का जो है इरिगेशन करता है। ट्रिपल वार्मर इज कंट्रोलर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म मतलब जो फूड को एनर्जी में जो कन्वर्ट करने का काम जो है, उसमें जो है सामंजस्य प्रतिस्थापित करना, वो भी ट्रिपल वार्मर के कंट्रोल में होता है। ट्रिपल वार्मर इज द ब्रेव फाइटर इन द बॉडी ड्यूरिंग सीवियर इन्फेक्शन। जब बाहर से कोई सीवियर इन्फेक्शन आता है तो उस समय ट्रिपल वार्मर ही एक ब्रेव फाइटर की तरह हमारे शरीर के साथ उसकी रक्षा करता है। सिम्टम्स ऑफ डिजीज रिलेटिंग टू द ट्रिपल वार्मर एंड देयर ट्रीटमेंट। ट्रिपल वार्मर में विंड का आक्रमण होकर निम्नलिखित रोगों के लक्षण मतलब प्रकट होते हैं। अगर ट्रिपल वार्मर में विंड का अटैक हो गया है, तो हमने देखा था, पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि कोल्ड विंड अटैक हो जाता है, हीट विंड अटैक हो जाता है। तो उस समय कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? वीकनेस हो गया, कान में दर्द हो गया, पेन बिहाइंड द, कानों के पीछे दर्द होना, स्वेलिंग एंड पेन इन द चीक्स, गालों में सूजन होना, गले में खरखरी होना, और GB1 में जो आईज पे लगता है एक पॉइंट है, GB1 जो है आंखों के कॉर्नर में होता है, वहां पे दर्द होना। इसमें TW और GB मेरिडियन के मार्ग पर गर्दन, चेहरे एवं सर में तकलीफें प्रकट होती हैं। ऐसे में समझना चाहिए कि अपर वार्मर प्रभावित हुआ है, और इसका मुख्य लक्षण ये है कि जीभ के केवल एक तरफ सफेद या पीली परत बन जाती है। बच्चों की जीभ में केवल एक तरफ लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, तो हम अगर टंग देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये अपर वार्मर की सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें जो है जीभ एक तरफ सफेद हो जाएगी और एक तरफ से पीली परत बन जाएगी। लेकिन बच्चों की जो है, अगर बच्चों की जीभ देखेंगे तो उसमें लाल चकत्ते बने हुए होंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं, TW5, GB34, 41, लीवर 3, ये सारे के सारे सेडेट करने हैं। TW5 ये कनेक्टिव पॉइंट है TW का, पेरिकार्डियम का। GB34 अर्थ पॉइंट है, GB41 विंड पॉइंट है, और लीवर 3 हमारा अर्थ पॉइंट है। ये सारे के सारे सेडेट होंगे। अगला है अपर वार्मर में 2 प्रकार का बाह्य आक्रमण होता है, विंड कोल्ड एंड विंड हीट। ये अपर वार्मर में 2 प्रकार की हमने अभी बताया कि किस तरह से विंड कोल्ड। विंड कोल्ड मतलब जब गर्मी से हम ठंड की तरफ जाते हैं, हम मतलब जैसे ठंड के दिनों में हम अंदर अपने आप को गर्म करके रखते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमें विंड कोल्ड का अटैक हो जाता है। और वैसे ही गर्मियों में जब हम अंदर AC वगैरह में बैठे हुए हैं, अंदर हमने टेम्परेचर डाउन करा हुआ है, लेकिन हम बाहर निकलते हैं तो हमें गर्म लू वगैरह लग जाती है, तो विंड हीट हो गया। तो ये 2 प्रकार के आक्रमण अपर वार्मर में होते हैं। अपर वार्मर में विंड कोल्ड का आक्रमण या विंड हीट का आक्रमण होने पे लंग्स पर जो है विंड कोल्ड और विंड हीट द्वारा आक्रमण के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ऐसे में लंग्स पैटर्न पर उपचार देना चाहिए। अगर ये सारे हमें पता चल रहा है कि विंड कोल्ड है, विंड हीट है, तो हमें लंग्स के पॉइंट्स पे जो है उन पे ध्यान देना होगा। मिडिल वार्मर में रोग होने पे भोजन पच नहीं पाता और आमाशय में भोजन अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में ट्रिपल वार्मर के साथ स्टोमक पैटर्न का भी उपचार करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है मिडिल वार्मर में स्टोमक स्प्लिन होता है। तो अगर वहां पर कोई रिटेंशन हो गया, खाना नहीं पच रहा है, वहां पर रुक गया है, तो हमें वहां पर ट्रिपल वार्मर के साथ साथ स्टोमक पैटर्न का भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर TW4 ST42 दोनों को ही हम सेडेट करेंगे। TW4 है ऑर्गन पॉइंट है, और ये गर्मी का नियंत्रण करता है, कफ को निकालता है। ST42 ऑर्गन पॉइंट है, और ये जो है हमारे ह्यूमिडिटी को, हॉटनेस को जो है वो ठीक करता है, ड्रेनेज मतलब ड्रेन करता है, इसको बाहर निकालता है। लोअर वार्मर में रोग होने पर मल एवं मूत्र त्याग संबंधित तकलीफें होती हैं। ऐसे में लक्षणों के अनुसार निम्नलिखित डिजीज टाइप का उपचार करेंगे। डेफिशिएंसी इन यूरिनरी ब्लैडर, ह्यूमिड हीट इन यूरिनरी ब्लैडर, किडनी यांग डेफिशिएंसी, ह्यूमिड हीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लोअर वार्मर में एक्सक्रीटरी फंक्शन को सुधारने के लिए TW4, UB53 और UB64 का उपचार देना चाहिए। मतलब ये जो अगर एक्सक्रीटरी फंक्शन मतलब जो बाहर टॉक्सिन निकलने चाहिए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हम TW4, UB53 और UB64 को हम ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीट ट्रिपल वार्मर टू ट्रीट नॉट फाइब्रोमासिस, ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड्स, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड टॉन्सिल। और ये अगर ये सब भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे गांठें बन रही हैं, फाइबर्स इकट्ठा हो रहा है,
या हमारे जो लिम्फ ग्लैंड है उनमें स्वेलिंग आ रही है, या कहीं टॉन्सिल वगैरह में स्वेलिंग आ रही है, तो वहाँ पे हम TW5, TW10, GB20, 21, 34, 41, SI3 इन सबको सेडेट करेंगे। तो TW5 हमारा यहाँ पे एलियो कनेक्टिव पॉइंट है, ये पेरिकार्डियम के साथ होगा। और TW10 जो है अर्थ पॉइंट है, ये वात पित्त कफ को निकालेगा। और GB20 वात दोषों को ठीक करेगा। और GB21 टेस्टिंग, जो ये हमारे जो गॉल ब्लैडर है इसका लियो कनेक्टिव पॉइंट है LI और TW के साथ। और ये GB34 अर्थ पॉइंट है ये। और GB41 ये वुड पॉइंट है, SI3 ये वुड पॉइंट है SI का, जीवी की क्रिया को ये ठीक करेगा। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को सेडेट कर करके जो हमारे फाइबर्स बन रहे हैं, नॉट्स बन रहे हैं, मतलब गांठें बन रही हैं, लिम्फ ग्लैंड में जो स्वेलिंग वगैरह आ रही है, टॉन्सिल बढ़ रहे हैं, या तो इन सब की स्वेलिंग को वो ठीक करेगा। तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूला रिलेटिंग टू ट्रिपल बार और मेरिडियन, इसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए गए हैं, इन सबको हम जैसे पेन गले में दर्द हो रहा है तो TW2, LU10। हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे हमने पहले पढ़ा था लो ब्लड प्रेशर का, तो ये हाई ब्लड प्रेशर के पॉइंट्स हो जाएंगे TW3, SI3, LI11, ST36, GB34, GB54, लीवर 3, K1, K6। अब ये डीफनेस है, ये ओल्ड एज में ज्यादा होती है, टीनी टेस्ट करते हैं इसको, मतलब सुनाई नहीं देता, आवाज में कान में आवाजें वगैरह आती हैं। तो बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है, यहाँ पर हम मेथी दाना लगा करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। TW3, 17, 19, 21, SI19। और इसी प्रकार से माइग्रेन है TW3, 20, GB11 एंड 20। और इसी तरह से और भी बहुत सारे, जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन में TW3, GB20 को कर सकते हैं। या फिर बहुत ज्यादा थकान हो रही है TW4, ST42। इसी तरह से और भी नीचे है, जैसे फ्लू का ज्वर आ गया, या कार्पल टनल सिंड्रोम है। टनल सिंड्रोम में क्या होता है, कलाई में जो है या उंगलियों में कड़ापन आ जाता है, और ये बहुत ज्यादा जो है इसमें दर्द भी हो जाता है। तो ज्यादातर ये ठंड के दिनों में भी होता है। ये TW4, P7 पे हम यहाँ पे यूज करेंगे। और इसके बाद है फ्लू का ज्वर, TW4, GB14, GB20, LI4। यहाँ पे LI4 सबको पता है डिजिटल पॉइंट है ये, तो जो हमारे सिर से लेकर के गर्दन तक की जो है प्रॉब्लम्स को दूर करता है। रिस्ट ड्रॉप, अगर कलाई की पेशी का लकवा, मतलब हाथ हमारी जो है कलाई उठ भी नहीं पा रही, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो TW4, LI5, SI5, SI4। मॉर्निंग सिकनेस, सुबह के समय अगर ऐसा लग रहा है कि बुखार आ रहा है, बीमारी हो रही है, तो TW4, CV12, CV14। रेनॉल्ड लीजिए, हाथ पैर की उंगलियों में रक्तस्राव की गड़बड़ से सड़न है, एक्ने बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, लेप्रोसी टाइप की होती है। इसमें जो है हाथों में पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल गायब हो जाता है, तो हाथ नीले पीले हो जाते हैं, और सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आती है उंगलियों में, और बहुत ज्यादा पेन, बिजली का सा करंट लगता है इसमें। तो वहां पर भी हम TW4, H1, LU5, 9 को यूज करें। H1 मतलब यहाँ पर हम देखें हार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पे पंपिंग सही तरह से नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की जो है सप्लाई ढंग से नहीं हो पाती, तो उंगलियों में जो है सूजन आ जाती है, ऐंठन हो जाती है यहाँ पे, वहाँ पे और जब ब्लड की सप्लाई नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वहाँ पे सड़न भी शुरू हो जाती है, तो जिसको हम हिंदी में कोड़ भी बोलते हैं, तो वो समस्या भी शुरू हो जाती है। तो रेनॉल्ड डिजीज भी कहते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसको सही करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट्स हैं उसके लिए। उसके बाद है पेन इन रिस्ट, कलाई में अगर दर्द हो रहा है, उसके उसमें TW4, 5, T6, SI6। इन्फ्लुएंजा और फ्लू टाइप का कोई बुखार आ रहा है, TW5, LI4, LU7, GB20, GB2। डिफरेंस हो रही है, कान में आवाजें आ रही है, बहरापन हो रहा है, TW5, SI19, K3। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, सबको ही हमने इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसकी जो डिटेल है, हम प्रेटाइज जो 1 है, उसमें सारे पॉइंट्स की अगर हम डिटेल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पॉइंट्स क्यों यूज किए जा रहे हैं। तो सर, मैं अगर थोड़ा बहुत पढ़ाना है तो आगे बता देती हूँ। जैसे बाਹਾਂ में दर्द है, TW14, LI15, SI6। शोल्डर जॉइंट पेन है, TW14, LI15, SI9। और टूथ है कान दांतों में दर्द हो रहा है, इसको नोट कर सकते हैं, TW20, LI3, SI6, 7 है। उसी तरह से कान में आवाजें एक जैसी, जैसे दो आवाजें आ रही सुनाई दे रही हैं, तो यहाँ पे TW21, 3, 5 है। मुहासे हो रहे हैं, दाद हो रहा है, TW20, LU11, LI11। एपिलेप्सी है, मतलब मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, तो वहाँ पे TW23, GB20, 26। तो मैंने पहले ही बताया था, GB26 जो है ये हमें याद रखना चाहिए, और मिर्गी के दौरे में बहुत काम आता है, तो पेशेंट को होश में लाने के लिए।
आंखों में लाली, सूजन है और दर्द हो रहा है, TW20, GB2, ST2, साइयांग। तो ये सारे पॉइंट्स होंगे। ट्विस्टिंग ऑफ आई, पलकों की फड़कन हो रही है, मतलब बार बार फड़क रही है आंखें, तो वहां पे TW23, GB20, ST1। और फेशियल पैरालिसिस हो रहा है किसी को, हमें लग रहा है कि भी वो पेशेंट जो है अपना चेहरे को नहीं उठा पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, या उसकी जीभ मतलब एक तरह से टेढ़ा हो रहा है चेहरा, तो वहाँ पे TW23, ST2, 4। और माइग्रेन हो रहा है तो वहाँ पे TW23, TW3 एंड GB20। तो ये सारे पॉइंट्स हम इनके बारे में डिटेल में एक्सरसाइज 1 में पढ़ सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स क्यों यूज हो रहे हैं। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में अपना मेथड दाना लगाएंगे, नीति दाना लगाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी तो हम लोग उसको सेडेट एंड टोन करना सीखेंगे। थैंक यू सर। दो चैप्टर हम लोगों का एक्सरसाइज 7 का है, और आगे भी कभी सेमेस्टर 6 में ये भी ऑर्डर में दिया हुआ है। ये सारे जो ट्रिपल वार्मर है या स्टर लीवर है, इन सबके फंक्शन अलग भी दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर स्टडीज। तो उसमें ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम में, पेरिकार्डियम को माना गया है कि वो उसका नेचर जो है, पेरिकार्डियम के नेचर में एक अपने अपने में सीमित रहने की, अपने परिवार पर सीमित रहने की बात कही गई है, कि अपने में जो सीमित रहता है वो पेरिकार्डियम वाला नेचर का है। और ट्रिपल वार्मर में यह है कि एट द कॉस्ट ऑफ वंस ओन मनी टाइम, इस पर अगर कोई खर्च कर रहा है सोसाइटी में, तो वो पेरिकार्डियम वो ट्रिपल वार्मर के नेचर का है। तो अगर इस नेचर का कोई व्यक्ति हो और उससे परिवर्तन होता है तो उसको वो डिजीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर में रहने के आदी हैं और आपको बाहर जाने में सोशलिटी के लिए हो, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, सोशल नहीं रहना चाहिए। और उसी तरह सोशल अगर है तो आप घर में लगातार नहीं रह पाएंगे, और अगर कोई रखने की कोशिश करेगा तो शायद आपके कहीं परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सब तमाम स्टडी है, लेकिन यही नेचर है कि देखिए केवल मनोभावों के आधार पर भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। और हमारे पास एक मेरिडियन भी है ट्रिपल वार्मर, जिसे हम लोग कहा पेरिकार्डियम। इसके अलावा हमारे पास यूबी मेरिडियन है, उसमें भी हम लोग मनोभावों का इलाज करते हैं। तो धीरे धीरे पॉइंट्स हम लोग समझेंगे, और जो पॉइंट आपको याद रहे, 2-4 पॉइंट जरूर याद रखिए कि बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिजिटल पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद कुछ स्पेशल हमारे पॉइंट्स हैं, 7-8 पॉइंट है, प्लस हमारे बैकशू पॉइंट, फ्रंटशू पॉइंट है, इनको हम लोग याद रखेंगे। ऑर्गन सोर्स पॉइंट याद रखना चाहिए, जीक्लेट पॉइंट भी याद रखना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन में दोनों को कॉम्बिनेशन का यूज कर सके। धीरे धीरे करके पॉइंट याद होंगे, परेशान मत होइएगा, चिंता मत करिएगा, पॉइंट्स धीरे धीरे याद होंगे। मेमोरी को बढ़ाने के पॉइंट जो भी आपको मिले उसको जरूर पूरा करिएगा, उसको जरूर लगाइएगा, उससे आपको बहुत फायदे होंगे। H9 हम लोग लगाते हैं कि H9 को टोन करेंगे तो बेटर हमारा रिजल्ट आएगा। तो ऐसे हम लोग खेमका सर को पूरे फिर याद करते हैं उनकी ऊर्जा शक्ति के लिए, और वही ऊर्जा हम लोगों को मिले और वही ऊर्जा समाज को मिले, तभी सबका जन कल्याण होगा। इसीलिए उनके ही शब्दों को हम लोग याद करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग लेते हैं। कल फिर हम लोग कल मिलते हैं। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार।